नमस्कार। सत्येंद्र पर सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। अपनी एक साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होते रहना चाहिए। आज इस कड़ी में जब हम बात करने वाले हैं, तो आज जब हम बात कर रहे हैं, तो आज का दिन 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस का दिन है। इसलिए सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को और हमारे सारे सारे पैनलिस्ट को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जब हम गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त जैसे दिनों पर बात करते हैं, तो नेचुरली एक देशभक्ति का, एक राष्ट्रवाद का एक नैरेटिव जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग में घूम रहा होता है। और सिनेमा में किस तरह से देशभक्ति और राष्ट्रवाद का नैरेटिव शुरू से दिखाया गया है, उसमें क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं और उन तब्दीलियों के क्या असरात हैं, क्या उनके इम्पैक्ट हैं, क्या उनके प्रभाव हैं, इन्हीं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज जो लोग हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े, मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं। मेरे साथ संजीत नार्वेकर साहब हैं, बहुत वरिष्ठ फिल्म विश्लेषक हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। सौम्या बैजल जी हैं, टिप्पणीकार हैं, लेखक हैं, फिल्मों पर लगातार चर्चाएं हमारी जो है उनमें शामिल होती रहती है। हितेन पटेल साहब हैं, प्रोफेसर हैं, सिनेमा पर हमारी चर्चाओं में लगातार शामिल होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। और सौम्या जी, बातचीत की शुरुआत मैं आपसे करता हूँ। जो जी। बात आज हम 26 जनवरी के मौके पर चूंकि सिनेमा से बात कर रहे हैं, तो जी। सिनेमा किस तरह से एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग को और किस तरह से एक नेशनलिज्म की फीलिंग को दिखाता रहा है, इसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। आजादी से पहले का जो सिनेमा था उसके बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से जब ब्रिटिश राज में सिनेमा था, तो वो कैसे सिंबलिज्म के जरिए जो है वो एक तरीके से लोगों को जागृत करने के लिए, उनमें एक अवेकनिंग लाने के लिए कैसे सिनेमा के कहानियों का या गानों का इस्तेमाल होता था। वो गाना किस्मत फिल्म का, जो कि अशोक कुमार की फिल्म थी, आज भी बहुत लोकप्रिय है कि दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कैसे कैसे तब्दीलियां आई हैं जब आजाद हो जी। गया हिंदुस्तान, फिर नेहरू युग से लेकर के आज तक का जो दौर है, उसमें आप क्या चीजें देखती हैं, क्या असरात आपको नजर आते हैं और उनके क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स आप दर्शकों से शेयर करना चाहेंगी? आपकी राय। जी। सभी को नमस्कार। और मेरे हिसाब से ये चर्चा आज के दिन पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम शायद गणतंत्र दिवस पे भूल जाते हैं कि हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं और किस बात पे आधारित है गणतंत्र बनना। तो संविधान और संविधान का क्या मतलब है हमारे देश में। और कभी-कभी कुछ शब्द जैसे हटा दिए जाते हैं बिना कहीं कन्वर्सेशन के, चाहे वो सेक्युलर हो या भुला दिए जाते हैं, उनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं 26 जनवरी एक एक डिपिक्शन ऑफ स्ट्रेंथ बन गया है दैन रियली व्हाट अ सॉवरेन सेक्युलर रिपब्लिक एक्चुअली मीन्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं आपके सवाल पे आगे आती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे हम हमेशा कहते हैं और आप अपने इंट्रोडक्शन में भी कहते हैं कि सिनेमा और कल्चर हैंड इन हैंड जाते हैं। तो जब एक हमारे देश का एक विजन था, एक कलेक्टिव बनना, तब हिंदुस्तान की बात हमेशा साथ में होती थी। तो हमारे जो गाने होते थे उसमें सब साथ होते थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का साथ में ज़िक्र होता था। एक एकता की बात होती थी, एक यूनिटी की बात होती थी। लेकिन जब आप वो ट्रांज़िशन अब देखते हैं, प्रॉब्लम ये हो गई है कि नेशनलिज्म, देशभक्ति, ये सब अब एक थॉट प्रोसेस की जायदाद बन गई है और उसको एक बहुत ही सिंगुलर आइडिया में रिप्रेजेंट करने की एक जो प्रथा है। और सिर्फ वही अब एक देशभक्त है, वही अल्टीमेट देशभक्त है, बाकी सब आइडिया ऑफ देशभक्ति हटा दी गई है। तो अगर मतलब अगर एक सोल्जर है जो लड़ रहा है, वही एक एक्सट्रीम आइडिया ऑफ देशभक्ति है, जो हमने अपने एवरीडे कॉन्वर्सेशन में भी सुना है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था और सब कुछ हो रहा था कि हमारे सोल्जर सीमा पे लड़ रहे हैं, तुम एक लाइन में नहीं खड़े हो सकते। लेकिन द प्रॉब्लम दैट हैज हैपेंड इज कि गवर्निंग बॉडी, सरकार और देश का जो डिफरेंस है, वो क्योंकि कल्चरली फ्यूज हो गया, उसमें एक ही सिंगुलर डेफिनेशन हो गई है देशभक्त की, जो एक अग्रेसिव,
सबमिसिव एक मर्द है जिसको जब कहा जा रहा है कि बंदूक उठाओ और जाके लड़ो, वही एक अल्टीमेट आइडिया ऑफ देशभक्ति है। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में ये जो एक बहुत ही लीनियर आइडिया ऑफ देशभक्ति है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब जब जो जो एक्चुअल देशभक्ति के कोड्स हैं कि आप देश से लॉयल हैं, देश का आइडिया क्या है, देश में जो लोग सरकार बनाते हैं उनसे सवाल पूछना, सोचना, किसकी आजादी, किसकी गेज की आजादी, जो ऑलरेडी फॉल्ट लाइंस हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना, उन सारे थॉट प्रोसेसेस पे जिस तरह से सरकार ने सवाल लगा दिए हैं वही सवाल आपको सिनेमा में नजर आते हैं, क्योंकि वो गायब हो गए हैं। वो सवाल ही नहीं है, वो सारे थॉट प्रोसेसेस हटा दिए गए हैं। वो बेचारी एक अफवाह आती है कहीं लेके, तो वो कहीं साइड में कर दी जाती है। तो एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब कुछ फिल्में कोशिश भी करती हैं इन कॉन्वर्सेशंस को उठाने की, जैसे मुल्क ने मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कोशिश करी देशभक्ति के उस एंगल को लाने की कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन देशभक्त है। और ये जो एक सिनेमा ने एक तरह के मुस्लिम को ही पेंट किया है हमेशा विलेन के रूप में, उस पूरे आइडिया को तोड़ा और अच्छी तरह से तोड़ा, वो बहुत जरूरी था। और मुझे लगता है कि उस फिल्म की खासियत ये थी कि मुसलमान ने अपना नैरेटिव खुद बोला। जो गलती शायद थोड़ी आर्टिकल 15 में हो गई, क्योंकि वो एक ब्रह्मानिकल सेवियर के रूप में कास्ट का पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ, जिसमें मतलब एक तरफ से वो भी था कि जिन लोगों को कास्ट की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो डिस्कवर करते चले गए एक प्रिविलेज के साथ, लेकिन कास्ट के जो सफरर्स हैं और उनको अपनी कहानी वो उतना नहीं बोल पाए। तो मेरे हिसाब से जो उसमें कैरेक्टर था जो लूजली मॉडल था, अगर मैं कह सकूं आजाद पे, तो उनकी कहानी सुनना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि नेशनलिज्म इटसेल्फ की डेफिनेशन बहुत ज्यादा छोटी कर दी गई है, और उस चक्कर में हमें एक्चुअल नेशनलिज्म की डेफिनेशंस मिल नहीं रही हैं। दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि जो करंट हमें डेफिनेशंस मिल रही हैं नेशनलिज्म की, वो एक बहुत ज्यादा मेजॉरिटेरियन हिंदू अपर क्लास अपर कास्ट जो देखना चाहता है डेफिनेशंस वही मिल रही हैं। और ये प्रॉब्लम इज फ्यूल्ड बाय व्हाट द अपर क्लास वांट्स टू सी। उनको लगता है कि यही है नेशनलिज्म, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो जब शाहीन बाग शुरू होता है तो वो उनकी इनकन्वीनियंस हो जाती है कि आपको एक जंतर मंतर दिया गया है ना, वहां जाके प्रोटेस्ट करिए। तो प्रोटेस्ट का जो एक इडियम है, वो प्रोटेस्ट क्यों करी जाती है, वो सारी चीजें डिमोनाइज कर दी हैं सरकार ने, तो वो आपको फिल्मों में नहीं नजर आती है। इसलिए मेरे लिए रंग दे बसंती नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म के मापदंड पे एक बेहद जरूरी फिल्म है आज भी। क्योंकि प्रोटेस्ट क्या होती है, आवाम क्या होती है, वो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है उस थॉट प्रोसेस से। और जो आखिरी फिल्म जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ वो है स्वदेश, जिसने अभी हाल ही में 25 ईयर्स या 20 ईयर्स कंप्लीट करे हैं, जो जिसमें मेरा भी एक हाल ही में लेख आया था आउटलुक पे। वो जो एक सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी के साथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड द रोल दैट वी हैव टू प्ले in solving the problems that the country is grappling with, मतलब चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो एजुकेशन हो, और आप वो जब रियलाइज करते हैं कि वो सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली जुड़ी हुई इकोनॉमिक इश्यूज से भी हैं, और उसमें आपका क्या रोल है, एक्टिव रोल क्या है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड सेइंग कि हाँ ये मेरी कंट्री की प्रॉब्लम है, वो फिल्म बहुत ज्यादा जरूरी है, अलोंग विद एन ऑल्टरनेट आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी। ये सब कुछ एक बहुत ही मतलब आज की तारीख में जब आप देश प्रेम देखते हैं, ये जो पूरा सोल्जर का एक इडियम है, ये एक बहुत ज्यादा टॉक्सिकली मेल अग्रेसिव मैनहुड पे बेस्ड है, और जिसमें अगेन द विमेन आर ऑलमोस्ट आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो मतलब राजी भी जब आती है, बहुत ही पावरफुल फिल्म, बहुत ही अच्छी बनी हुई फिल्म, बट द रोल इज again that of a spy, and it's juxtaposed with that of a delicate frame of Alia Bhatt. But I'm saying कि the alternate masculinity in स्वदेश is very very important, कि आप क्या
किस तरह से आकर वो चेंजेस क्रिएट कर रहे हैं एक एनवायरनमेंट में, and not as the savior but as a person who is then involved in the overall creation of the world that you want to see. That is also जी a very very important form of nationalism. and इस टाइप की फिल्में मेरे हिसाब से आज की तारीख में बेहद जरूरी हैं अपर मिडिल क्लास को ये याद दिलाने के लिए कि उनका दायित्व है to give back to the country than to sit back, criticize, and only take in the kind of one definition of देशभक्ति जो उनको सुनाई जा रही है। जी बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने आपने तीन बहुत महत्वपूर्ण फिल्मों का जिक्र किया। आपने मुल्क का नाम लिया, आपने रंग दे बसंती का जिक्र किया और आपने स्वदेश का जिक्र किया। वाकई में ये तीनों फिल्में एक अलग अलग अपने अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं जो आज हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की या पेट्रियोटिज्म की, उसके जो एक नैरेटिव है उनमें क्या एक पॉजिटिविटी दिखती है उसकी तरफ ये हमें ले जाती है। आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया मुल्क का। मुल्क में ऋषि कपूर का मेरे ख्याल में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय तो है ही, मगर जिस तरीके से वो किरदार गढ़ा गया और वो जब कहता है कोर्ट में खड़े होकर के कि मेरे ही मुल्क में मेरा स्वागत करने की इजाजत आपको किसने दी, जब वो वकील कहता है, तो वो जो आशुतोष राणा से उसका संवाद है वो बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है कि आप मुसलमान को अदरवाइज जो कर रहे हैं कि आप उसको एक बाहर का आदमी मान रहे हैं। तो ये वाकई में और स्वदेश को मैं भी मानता हूं कि वो कम से कम एक बड़े सकारात्मक ढंग से विदेश में पढ़ रहे और वहां सक्रिय हो चुके हिंदुस्तानियों के लिए एक मिसाल पेश करती कैसे आप आकर के अपना जो आपका गांव है या आपका शहर है या जहां जहां से आप जुड़े, जहां की मिट्टी से आप जुड़े, वहां कैसे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं समाज में, एक नेशन बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। हाँ, बस एक छोटी सी पॉइंट जो मैं और जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हम वी आर ऑलवेज हार्ड प्रेस्ड ऑन टाइम और सभी को सुनना चाहते हैं। मेरे ख्याल से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो स्पेशली जो स्वदेश ने करी, जो जिस तरीके की फिल्मों में हम हमेशा प्रेम की परिभाषा सुनते थे, जरूरी था कि देश प्रेम को हम प्रेम के परिवेश में कैसे देखें, और वो बहुत प्यारा था। तो चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो जिस तरह से हमें याद आती है देश की, किस तरह से आपको भाषा, मसाले, स्मेल्स, टच, ये सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि देश बियॉन्ड एन आइडिया बट द टैक्टाइल ट्रूथ्स ऑफ अ कंट्री, ये सारी चीजें क्रिएट करती हैं वो प्यार। और मुझे लगता है वो प्यार का आइडिया है आज, लेकिन वो प्यार कहीं खो गया है सिनेमा में। तो मेरे ओपनिंग रिमार्क्स यही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सौम्या जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। मैं अजय जी आपके पास आता हूं। जो सौम्या जी ने बात कही कि एक अलग तरह का एक मिलिट्री नेशनलिज्म जो है वो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है सिनेमा के जरिए। हम देखते हैं जिस तरह का एक एग्रेसिव कैरेक्टराइजेशन हो रहा है फिल्मों में कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ यही रह गया है कि आप चीखते हुए, चिल्लाते हुए नारे लगाएं और पड़ोसी मुल्क के बारे में या मुसलमानों के बारे में कुछ बहुत तीखी आक्रामक बातें करें, तभी शायद आपकी फिल्म जो है उसका दर्शकों पर असर पड़ेगा और उसका एक अलग तरह से उसको बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी भी मिलेगी शायद, और लोगों में भी उसकी स्वीकृति बढ़ेगी। हमने देखा है कि पिछले लगभग 20-25 सालों में जिस तरह से सिनेमा में कैरेक्टराइजेशन हुआ है देशभक्ति के मामले में खास तौर से और नेशनलिज्म के मामले में भी, तो उसमें ये बदलाव सबको दिखाई दे रहा है कि कैसे आपने जो है देश की विविधता जो है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, खासतौर से 26 जनवरी 15 अगस्त जब हम बात करते हैं, तो वहां जो पहले बात आती थी आज उससे बिल्कुल अलग आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो चीज है क्या ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव के असर में आ रहा है, या लोगों को लगता है कि नहीं जो फिल्मकार है कि अब जो देश की राजनीति बदल रही है तो उस राजनीति के साथ कदम ताल मिलाने के लिए हमको भी अपने स्वर बदलने चाहिए? क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, आप सभी को नमस्कार। और सौम्या ने बहुत अच्छी बात करी। एक मुल्क छोड़ के मैं बाकी उनके बातों से सहमत हूँ। मुल्क को मैं उतनी अच्छी फिल्म नहीं मानता, क्योंकि मेरा मानना है कि वो हिंदू बहू ला करके वो वही दिखाना चाह रहे थे कि हिंदू बहू ही एक मुसलमान की लड़ाई लड़ सकती है। वो बहू मुसलमान भी हो सकती थी, लेकिन वही जो मेजोरिटी के थ्रू माइनॉरिटी का भलाई करवाना है वो अनुभव सिन्हा के यहाँ बहुत पहले से है। वो मुल्क में भी है और आर्टिकल 15 में भी है, तो वहां मैं डिसएग्री करता हूँ। खैर बाकी चीजें अलग है। अभी जो आपने बात की, मैं अभी 2 दिन पहले एक फिल्म देख के आया, स्काई फोर्स, जो 65 के वॉर के ऊपर है। और वहां एक सैनिक हमारा मिसिंग इन द
एक्शन हो जाता है, और कैसे 23 साल के बाद उसकी जानकारी मिलती है और फिर उसको महावीर चक्र दिया जाता है। और इसकी कहानी और फाइटर जो पिछले साल आज ही के दिन रिलीज हुई थी, उसकी कहानी लगभग मिलती-जुलती है। इन दोनों फिल्मों और ये दोनों फिल्में एयरफोर्स को लेकर के हैं। एयरफोर्स पे ही तेजस्वी हमने देखी है। तो 2-3 चीजें हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि एक तो दुश्मन हमारा सिर्फ पाकिस्तान है, लड़ाई हमारी सिर्फ पाकिस्तान से हुई है, ऐसा दिमाग में बिठा दिया गया है, जबकि हमारी लड़ाई चाइना से भी हुई है और झड़पें तो होती रहती हैं चाइना से। हम सभी जानते हैं कि चाइना ने किस तरीके से हमारा कश्मीर के पास के कुछ इलाकों को हड़प लिया है गलवान में, और सब कुछ कर लिया है उसने, और हम खामोश हैं वहां पे। तो वहां पे कोई राष्ट्रभक्ति नहीं आती है, वहां कोई राष्ट्रप्रेम नहीं आता है। चीन को आंख दिखाने की हम हिम्मत भी नहीं कर पाते, न सिनेमा में, न राजनीति में, न डिप्लोमेटिक रिलेशन में। तो उसी से गाइडेड ये संकीर्ण राष्ट्रवाद जो है, जो थोड़ा बहुत धार्मिक भी हो गया है, वो लगातार पिछले 10 सालों से उसका स्वर तेज हुआ है। और एक तो हर फिल्म में आप ये संवाद सुनेंगे कि घर में घुस के मारूंगा। ये घर में घुस के कब से 65 की चर्चा हो रही है, 65 की लड़ाई हो रही है, उसमें घर में घुस के मारने वाली बात ही नहीं थी। तभी आप उसमें डायलॉग ले जाते हैं कि घर में घुस के मारूंगा। हमारे एक दोस्त है, वो रिसर्च कर रही हैं कि ये घर में घुस के मारूंगा संवाद आया कहां से, और बड़ा मजेदार दिया उन्होंने कि आपने दीवार की चर्चा की, कहा कि सबसे पहले इसका दीवार में इस्तेमाल हुआ था। वहां संदर्भ दूसरा देश नहीं था, वहां संदर्भ डाबर वाला था। डाबर बोलता है घर में घुस के मारेंगे। फिर कालीचरण में आता है जहां घर में घुस के मारेंगे। फिर हे बेबी में आता है जहां पे नीरज पांडे ने पहली बार इसका दुश्मन देश से इस्तेमाल किया, और वहां से वो मानते हैं कि ये मेरा पेटेंट है, मैंने इसका इजाद किया है, घर में घुस के मारूंगा। और फिर तो उसके बाद से उरी और तमाम चीजें। तो ये घर में घुस के कब तक मारते रहेंगे, और मर ही नहीं रहा है दुश्मन, लगातार वो जिंदा है, लगातार वो काम कर रहा है, लगातार एक्टिव है। जबकि हम सारे जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत आज कैसी है। पाकिस्तान किस मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है। एक पड़ोसी देश के नाते हम लोग को सोचना चाहिए कि वहां कैसे शांति बहाल हो, वहां कैसे स्थिरता है, कैसे वो देश, पड़ोसी देश हमारा थोड़ा स्थिर होकर रहे, तो हम भी शांत हो। लेकिन उससे नहीं मतलब है हमें, हमें तो मतलब है सिर्फ वो करो। और ये सिर्फ भारत पाकिस्तान के युद्ध और युद्ध परक फिल्मों को लेके ही नहीं है, तमाम हमारे नरेशन में, हमारे नैरेटिव में, सिनेमा में ये आ चुका है कि यही संकीर्ण राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति तो यहाँ तक चली गई है कि अगर आप जय श्री राम नहीं बोलते हैं तो आप एंटी नेशनल हो जाएंगे। जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो एंटी नेशनल हो जाएंगे। ये कौन सा राष्ट्रवाद है, कौन सी देशभक्ति हमें सिखाई जा रही है। और सारे, मैं तो एक बार कहूंगा कि आप एक बार इस पर हमारी बहस कीजिए कि राष्ट्रभक्ति के जो गीत लिखे गए हैं शुरू से लेकर अभी तक, उन गीतों को अगर एनालाइज करें, हर जगह शहीद होने की बात, हर जगह वहां पर मर जाने की बात, हर जगह धरती पर लुट जाने की बात, ये किस प्रकार की क्रांतिकारिता है। ये कौन सा राष्ट्र प्रेम है जहां आप सुसाइड करने के लिए तैयार हैं। मैं इसको देशभक्ति नहीं मानता। मेरे लिए है कि आप कैसे शांति बहाल करते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे इस धरती को बचा के रखते हैं। और इस धरती को बचा के रखने के लिए सिर्फ युद्ध नहीं है। हमारा दुश्मन तो हमारी गरीबी है, हमारी बेरोजगारी है, हमारे जो धार्मिक एक दुर्भावनाएं फैला दी गई है वो है, ये हमारी रूढ़ियां हैं जो प्रयागराज में खुलेआम हो रहा है, जिसका प्रचार किया जा रहा है, ये सारी रूढ़ियां जिसको जमाया जा रहा है, इस पर कब हम फिल्में बनाएंगे, इस पर हम कब बातें करेंगे। राष्ट्रवाद और देशभक्ति सिर्फ लड़ाई नहीं है, और सिर्फ विमान का उड़ाना नहीं है। और ये आसान हो गया है तरीका, इतना आसान हो गया है कि वीएफएक्स के जरिए, स्पेशल इफेक्ट के जरिए इमोशन आपको क्रिएट नहीं करना है, कैरेक्टर को क्रिएट नहीं करना है, जहाज उड़ाना है, टैंक चलाना है, गोलियां चलनी है, आप
थिएटर में बैठे हुए कान के बगल से गोलियां साए साए ऐसे निकलती हैं, आप घबरा जाते हैं कई बार कि कहीं गोली कोई इधर तो नहीं आ रही है। ये तो पूरा माहौल बना दिया गया है, आतंक का माहौल है। ये आतंक सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा है, देश के अंदर पैदा किया जा रहा है, दर्शकों के अंदर पैदा किया जा रहा है। और ये कौन ख्याली दुश्मन है हमारा? मैं तो ख्याली दुश्मन नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी की जो स्थितियां है जहां हम विकसित भारत अमृत काल में जी रहे हैं, उस अमृत काल में ऐसी फिल्मों की क्या जरूरत रह गई है? लेकिन नहीं, हमें हीरो वहीं से लेने हैं, हमें युद्धों से हीरो लेने हैं, हमें सारी लड़ाइयों को फिर से जिंदा करना है, हमें बार बार दोहराना है यही बात कि घर में घुस के मारूंगा। और इसमें तालियां बजती है, क्रिटिक तालियां बजाते हैं। अफसोस की बात यह है कि आजकल फिल्म क्रिटिक जो प्रीव्यू शो होते हैं, वे फिल्में देखते हुए किस तरीके से ऐसी फिल्मों से उत्साहित हो रहे हैं और भारत माता की जय के नारे भी लगा देते हैं फिल्म देखते हुए। संजीत जी को अफसोस हो रहा होगा और खुशी भी हो रही होगी कि इस दौर से हम निकल चुके हैं, हम तो बहुत पहले सबको संन्यास कर दिए, कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों के बीच बैठने, देखने और इनके बीच जाने का। लेकिन ये दुर्गति है और हिंदी सिनेमा ने इसको लगातार रसातल की तरफ हम जा रहे हैं, अवगति की तरफ जा रहे हैं। हम लगातार ऐसी संकीर्ण कहानियां पर्दे पर लेकर के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इन चीजों पर रोक लग जानी चाहिए। रोक क्या लगेगी? हमारे निर्माताओं को, निर्देशकों को थोड़ा ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर देश निर्माण की बातें कैसे की जा सकती हैं। जो सौम्या जी ने कहा स्वदेश वाली, स्वदेश बहुत अच्छा उदाहरण है। स्वदेश जैसी फिल्में अगर बने तो देश में एक भावना भी आएगी। लेकिन क्या करेंगे सर? अब रील भी देखे तो रील पे भी यही सब चल रहा है, एक एक व्हाट्सएप पे भी यही चल रहा है। हमारे मैसेज भरे रहते हैं इस तरीके की दुर्भावना से, इस तरह के संकीर्ण संवादों से, इस तरह के संकीर्ण वीडियो से। तो ये जी पूरा माहौल जी बना हुआ है। मतलब माहौल एक में बहुत मतलब अजय जी की बात पे बस एक चीज जोड़ना चाहती हूँ। एक छोटी सा उदाहरण है, अभी आप बाहर जाकर देखिए, जो लोग फ्लैग्स बेचते हैं, जितने आपको भारत के फ्लैग्स नहीं दिखेंगे, ज्यादा आपको सैफरन फ्लैग्स दिख जाएंगे, जिसमें हनुमान की एक बहुत अग्रेसिव तस्वीर है। वो अपने बिल्कुल आप में एक आउट नंबर कर बहुत दिया है, बड़ा राष्ट्रीय झंडे को आउट नंबर कर दिया गया है। बिल्कुल और तमाम इमारतों में जो पिछले साल राम मंदिर बनने के समय जो झंडे लगे थे, वो झंडे आज तक नहीं उतरे हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल झंडे वो आज है तक हमारी लहरा रहे हैं। रियलिटी। हाँ, तो जी यही जी रियलिटी जी सही जी। है। और हमारे अंदर वो चीजें लगातार दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। और अगर आप झंडा उतारने की बात करें, हमने अपनी बिल्डिंग में बात की कि भैया झंडा क्यों लगा हुआ है, अरे अरे बिल्कुल मत कहिए, लोग दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, ऊपर तक बात चली जाएगी। अभी ऊपर कौन बैठा हुआ है नहीं मालूम। और ये जो डर जी है, इस डर को तो कन्फ्रंट इन करने सारी वाला चीजों को कोई नहीं देखने की है। जरूरत है। बाकी लोग और एग्जैक्टली बिल्कुल क्या बोल रहे हैं बिल्कुल फिर बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा। नहीं, जो आपने जो बात कही अजय जी, वो मेरे ख्याल में और आपने उसमें बहुत सारे पहलू समेट लिए। जैसे आपने क्रिटिक्स का भी जिक्र किया, क्रिटिक्स कैसे रिएक्ट करते हैं फिल्मों पर, जो कि उनको एक आलोचनात्मक दृष्टि रखनी चाहिए, लेकिन वो जब तालियां बजा रहे हों इस तरह की बातों पर, तो जाहिर बात है ऐसी फिल्मों को कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोत्साहन मिलता है उनके द्वारा भी, जिनको कि इसकी आलोचना करनी चाहिए कि ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है सिनेमा के लिए। लेकिन ये भी सही है कि सिनेमा का अपना एक जो एक पक्ष रहा है, उसमें जो आपने क्रांतिकारी वाली बात कही कि साहब हमेशा शहीद दिखाने की क्या जरूरत है, ऐसा मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं लोगों को वो चीजें अपील करती हैं कि हाँ भाई, देश के नाम पर मर मिटने की कहानियां जो है, चूंकि एक सैनिक हो या और आम नागरिक, जो जब आजादी की लड़ाई की जिक्र होता है तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है, तो उसके वो कहीं ना कहीं उस आख्यान को वो मजबूत करती है। लेकिन आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी, प्रयागराज वाली, कुंभ वाली जो आपने बात की, तो मुझे याद आ गया कि ममता कुलकर्णी देखिए बैठे बैठाए महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने संन्यास ले लिया और उन्होंने अपना ही पिंडदान वगैरह कर दिया है। तो ममता कुलकर्णी जो अभिनेत्री थी, वो बहरहाल वो महामंडलेश्वर बन गई, धर्म की ध्वजा उनके हाथों में रहेगी। बहरहाल वो एक मुद्दा अलग है। चलिए मैं संजीत जी के पास आता हूँ। संजीत जी, आपसे मैं जो बातें अजय जी और सौम्या जी ने कही हैं उनको समेटते हुए मैं आपसे चाहूंगा कि आप जरा थोड़ा इतिहास में भी जाएं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा एक इतिहास रहा, जो बात हमने शुरू में बहुत एक दो सेंटेंसेस में कही थी, थोड़ा विस्तार से उसका आप विश्लेषण करें, क्योंकि आप सिनेमा के इतिहास की भी जानकारी रखते हैं।
तो कैसे वो चीजें शुरू हुई, जो बात हमने अशोक कुमार की फिल्म किस्मत में देखी कि वो फिल्म तो जो है वो एक अलग तरह की कहानी है, उसमें पहली बार एक एंटी हीरो दिखता है, लेकिन उसमें एक गाना आया, दूर हटो ये दुनिया वाला हिंदुस्तान हमारा है। तो वो गाना जो है कैसे एक अचानक से एक देशभक्ति के उसमें आ जाता है। वो एक फिल्म जो है, फिल्म का बिल्कुल, फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग है, लेकिन उस कहानी में कैसे ये गाना आ जाता है और कैसे वो गाना जो है आज भी 26 जनवरी और 15 अगस्त को बजता है, जबकि मतलब अब वैसी स्थितियां नहीं है, लेकिन फिर भी तो वो जो चीजें थी वो किस तरह से आज के हमारे नैरेटिव को प्रभावित कर रही है, या कैसे उनमें बदलाव आया, जरा इसके बारे में हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे संजीत जी। सौम्या जी और अजय ने बात करने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है इतने विस्तार में उन्होंने सब कुछ समझाया है। मुझे लगता है कि ममता कुलकर्णी की तरह मैं भी संन्यास ले लूं और ये जवाब देने से बचूं। मैं मैं अलग तरीके से बचूंगा। इतिहास तो है ही है। सही है, इन्होंने जो उदाहरण दिए और जो सौम्या जी ने शुरू की आई एग्री विथ हर। मेरे भाई ऐसे ही एक स्वदेश और ये दूसरी फिल्म उन्होंने जो जिक्र किया है द वन विच शी ड्रॉप्ड, और मुझे लगता है क्योंकि ये जो फिल्म है रंग दे बसंती है या स्वदेश है या जो मुल्क है, बट ज्यादा करके स्वदेश और रंग दे बसंती, और एक फिल्म मैं जोड़ूंगा लगे रहो मुन्ना भाई। दीज आर इंटरप्रेटेटिव फिल्म्स ऑन पेट्रियोटिज्म। जैसे अभी लगे रहो मुन्ना भाई में उन्होंने गांधी जी को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लाने की कोशिश की है कि मुन्ना भाई से जब पूछा जाता है कि आप बापू जी के सब प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, बोलते हैं हाँ बिल्कुल, बापू जी ने कहा है कि इधर अगर थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो, दूसरा गाल पे भी अगर थप्पड़ मिले तो उसके आगे तो बापू जी ने कुछ नहीं कहा है, तो घुमा के मैं दे देता हूँ। तो ये जो है कॉमेडी के थ्रू उन्होंने जो एक री इंटरप्रिटेशन किया है महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स का, करेक्ट हो इनकरेक्ट हो इस पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कोई रियलिटी से जोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। बट आई थिंक लगे रहो मुन्ना भाई ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट फिल्म है जिसके बारे में हमने बात करनी चाहिए। मुल्क है और ये बाकी की फिल्में हैं, स्वदेश भी आशुतोष बनाई हुई फिल्म है। आशुतोष मतलब हमारे गोवारीकर, आपके आशुतोष नहीं। पेट्रियोटिक सिनेमा अगर आप देखा जाए पिछले 100 साल से देखा जाए तो हर युग में अपने तरीके का पेट्रियोटिक सिनेमा आया है। मतलब उस जमाने के जो फिल्म मेकर्स थे वो किस तरह से री इंटरप्रेट करते थे उनकी रियलिटी। तो आप अगर बिल्कुल ब्रिटिश जमाने में जाएंगे तो 1920s 1910s में जब सिनेमा का जन्म हुआ था, हम लोग साइलेंट फिल्में बना रहे थे, तब एक कारण था आपको फिल्म बनाने का कि आपको ब्रिटिश के अगेंस्ट रिबेलियन करनी है, उनके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट, उनके रूल के अगेंस्ट कुछ बोलना है। तो मुझे याद है 1907 में हमारे संगीत नाटककार थे कृष्णा जी प्रभाकर खाड़ीलकर, उन्होंने एक फिल्म बनाई, सॉरी प्ले लिखा था कीचक वध करके। अब कीचक वध तो आपको मालूम है कि पांडवों का अज्ञातवास जो है महाभारत में, तो उसने इस तरह से दिखाया था कि जो सैरांद्री है, जो द्रौपदी का, जो द्रौपदी नाम लेके आती है, तो द्रौपदी और सैरांद्री इज मदर इंडिया एंड कीचक इज लॉर्ड कर्जन, जिसका कार्यकाल 1905 में खत्म हो गया था। उस पर वो टीका थी कि ये ब्रिटिश लोग हमारे भारत माँ को देख रहे हैं और बुरी नजर से देख रहे हैं। ये फिल्म, ये प्ले बैन हो गया 1907 में, 1910 में, और उसके बाद बाबूराव पेंटर ने पहली फिल्म बनाई 1920 में जिसका नाम था सैरंद्री, जिसमें यही स्टोरी थी, बहुत चली। तो उस वक्त के अगर आप फिल्में देखेंगे तो बाबूराव पेंटर ने जितनी भी फिल्में बनाई उन्होंने शिवाजी महाराज का एक डिस्गाइज लेके एंटी ब्रिटिश फिल्में बनाई, जैसे सिंहगढ़ में 23 में बनाई, कल्याण खजीना बनाई, आरजी तोरने ने भगवा झंडा बनाई, भाजी पेंडारकर की वंदे आश्रम तो 5 बार बैन हो गई, 5 बार सेंसर के पास गई, थोड़ा चेंज करके वापस सबमिट हो गई, वापस आती थी और इवेंचुअली वो फिल्म परमानेंटली बैन कर दी 5वीं बार। शांताराम जी ने खुद एक फिल्म बनाई उदयकाल, विच इज ऑन द एक्सप्लॉइट्स ऑफ शिवाजी, विच अगेन इज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो
तब के फिल्म मेकर समझ गए थे कि अगर अपने को ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट कुछ करना है तो इशारों में बात करनी चाहिए। अगर डायरेक्टली आप ब्रिटिश के अगेंस्ट जाओगे तो कुछ नहीं। और 1943 तक मेरे ख्याल से अपने इंडियन फिल्म मेकर इतने बोल्ड हो गए थे और ब्रिटिश इतने थक गए थे कि आपने जो इस गाने का जिक्र किया, दूर हटो ये दुनिया वालों, वो तो काफी मतलब ऐसे लगता है कि इंसर्ट है, जैसे आजकल के जमाने में आइटम सॉन्ग इंसर्ट होता है, जिसका कुछ लेना देना नहीं होता है फिल्म से। उसी तरह से उस जमाने में ज्ञान मुखर्जी जो गुरुदत्त के गुरु थे, उन्होंने सोचा होगा चलो एक गाना घुसेड़ देते हैं, क्योंकि 43 का जमाना था और हम लोगों का रिबेलियन वाज आउट इन दी ओपन। आप अगर सेकंड फेज देखेंगे पेट्रियोटिक फिल्म्स का तो 48 से 52 तक आप देखेंगे इमीडिएटली 1948 में दो तीन फिल्में आई। एक तो शहीद आई जो दिलीप कुमार और कामिनी कौशल और चंद्रमोहन की फिल्म थी। लव स्टोरी का डिस्गाइज था, लेकिन असली बात ये है कि ये फ्रीडम फाइटर है दिलीप कुमार, और उसके पिताजी चंद्रमोहन ये जज हैं हाई कोर्ट के, और उसी के सामने वो मुकदमा आ जाता है और किस तरह से वो आगे चलता है। तो शहीद बहुत चली। तो उसी साल में हेमंत गुप्ता ने 42 बनाई 1942, जो बंगाली में उसका नाम भूली नहीं था। और फिर बिमल रॉय ने पहला आदमी बनाई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। फिर रमेश सहगल जिसने शहीद बनाई थी, उसने अगले 1950 में समाधि बनाई जो इंडियन नेशनल आर्मी थे। अशोक कुमार हीरो था शेखर के नाम से, और गाने तो बहुत अच्छे ही थे। और 1952 में हेमंत गुप्ता ने आनंद मठ बनाई विच इज ऑन द सन्यासी रेबेलियन। तो ये 5 साल का जो दौर था, they were reliving the activities of the freedom fighters during the British era, और खुल के बात कर सकते थे। तो British became the enemy just as Pakistan is the enemy now। enemy तो चाहिए ना, हर पिक्चर में आपको एक एडवर्सरी तो चाहिए ही चाहिए, वरना फिल्म ही नहीं बनेगी। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट फेज है जो हम लोग अभी थोड़े बहुत दोहरा रहे हैं, वो फेज है 1950s का, जब पेट्रियोटिज्म को एक अलग कलर दिया गया। और वो है कि इट इज नॉट पेट्रियोटिज्म, बट जैसे आपने जिक्र किया कि नेशन बिल्डिंग है, नेशनलिस्टिक सिनेमा है। जैसे शांताराम ने अपना देश, दहेज, 3 बत्ती 4 रास्ता बनाई 50s में, राज कपूर ने आवारा, बुक पॉलिश, श्री 420, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, पूरा डिकेड में कुछ ना कुछ बनाते रहे। बी आर चोपड़ा ने एक ही रास्ता बनाई, नया दौर बनाई, साधना बनाई, धूल का फूल बनाई, धर्मात्मा बनाई, धर्मपुत्र बनाई, महबूब ने अमर, मदर इंडिया। कहने का मतलब क्या है कि सारे फिल्म मेकर्स 1950s में उसी कार्य में जुटे रहे कि नेशन बिल्डिंग, करप्शन की बात करते थे, जो बुरे प्रैक्टिसेस हैं दहेज जैसे, या तो जो लैंग्वेज प्रॉब्लम आने वाला है 3 बत्ती 4 रास्ता जैसे, या तो जिस देश में गंगा बहती है में डेफाइड का प्रॉब्लम जो हो गया था लेट 50s और 60s में, कि बहुत सारे गांव के लोग भाग के डकैत बन गए थे और उनको मेन स्ट्रीम में लाना था टू द वर्क ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ये एक फेज होके गया मेरे हिसाब से, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, पेट्रियोटिज्म थ्रू नेशन बिल्डिंग, थ्रू नेशनलिस्टिक सिनेमा। चौथा फेज तो सब जानते हैं, हमारे भरत कुमार, मनोज जी, उन्होंने झंडा हाथ में पकड़ के उपकार बनाई, पूरब और पश्चिम बनाई। और उपकार में तो उन्होंने वो स्लोगन लिया जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान। सिमिलरली जो उन्होंने पूरब और पश्चिम में, हमेशा सोचता हूँ ये बड़ा बड़ा अजीब काइंड ऑफ ये है कि पूरब और पश्चिम के बारे में सोचता हूँ तो मुझे जिस देश में गंगा बहती है याद आ जाती है, फॉर द सिंपल रीजन, जिस देश में गंगा बहती है का वो जो नारा था कि वापस आ जाओ, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, नेशन बिल्डिंग में लगाओ अपना पूरा एनर्जी। उसी तरह से पूरब और पश्चिम में ये कहता है कि आप जो सब एनआरआई बाहर चले गए हैं और ग्लैमरस लाइफ जी रहे हैं, वापस इंडिया में आओ और नेशन बिल्डिंग का ये करो। तो मोर और लेस इट इज द फ्रेमवर्क इज द सेम। और फाइनल जो फेज अभी जो बात कर रहे थे पेट्रियोटिक फिल्म्स का, एक तो 1990s और थोड़ा सा 2000 के बिगनिंग में ज्यादा करके बायोग्राफिकल पेट्रियोटिज्म नजर आया अपने को। और ज्यादा करके अपने फिल्म प्रोड्यूसर्स पंजाबी होने के वजह से उनको दो ही पेट्रियोटिक लोग लगे, एक तो
भगत सिंह और दूसरा उधम सिंह, जिसने जलियांवाला में स्क्वायर पे जाके गोलियां चलाई लंदन में। तो हमने देखा कि भगत सिंह पे 3 फिल्में बनी, एक ही साल में 3 फिल्में बनी, वन विद अजय देवगन, वन विद बॉबी देओल एंड थर्ड वन उधम सिंह पे भी सोनू 2-3 सूद फिल्में। मैं भूल गया तीसरे फिल्म का नाम। सोनू सूद बने थे भगत सिंह। तो सोनू सूद ने भगत उनको सिंह का रोल निभाया था जी। पेट्रियोटिक बायोग्राफिकल्स का डेंजर ये है, जो हम लोगों ने 3-4 फिल्मों में देखा। एक मतलब सरदार, जहां परेश रावल वल्लभ भाई पटेल बने थे, गांधी जहाँ बेन किंग्सले गांधी बना था, सचिन खेड़ेकर बोस में, मतलब श्याम बाबू की फिल्म थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अभी हाल ही में विकी कौशल ने जो सैम मानेकशॉ की भूमिका की है। अब क्या है, ये जब बायोग्राफिकल्स जब करते हैं ये लोग, तो जैसे अभी विकी कौशल का आप एग्जांपल लीजिए, बहुत मेहनत ली उसने, बहुत चाल पिकअप की, बोलने का ढब पिकअप किया, सब कुछ पिकअप किया। लेकिन जिन लोगों ने श्याम मानेकशॉ को देखा है, जैसे मैंने देखा है, सैम मानेकशॉ को देखा है, इंदिरा गांधी को देखा है, तो आपको ये लगता है कि यार ये सही नहीं है, ये बंदा वो नहीं है। तो इसमें ये बहुत बड़ा डेंजरस काम है कि आप बायोग्राफिकल पे जाए। और फाइनली अभी जो दौर चल रहा है, और वो भी एक्सप्लॉइट्स ऑफ द आर्मी। देखिए बहुत सारी फिल्में 1997 में बॉर्डर बनी, जेपी दत्ता ने लॉन्गेवार वॉर पे जो बनाई, उसके बाद गाजी अटैक आई 2017 में, लेकिन 17-18 में उरी आई, 21 में दूसरी फिल्में आई, भुज आई, प्राइड ऑफ इंडिया, शहनशाह आई, गुंजन सक्सेना आई, जो भी। मुझे ये लगता है कि ये जो दौर की ये जो फिल्में हैं, जो आर्मी पे बना रहे हैं, इट इज अ नेचुरल रिएक्शन टू 2 थिंग्स। वन इज, जैसे कि अजय ने कहा कि इट इज द रिएक्शन ऑफ द पीपल। जब क्रिटिक्स भी तालियां बजाते हैं, critics are supposed to stand at a distance and observe what is happening, होता नहीं है, they are also human, तब वो भी तालियां बजाते हैं। इसका ये मतलब है कि ऑन द इकोनॉमिक लेवल दे आर प्रेजेंटिंग फिल्म्स व्हिच आर वांटेड बाय द पीपल। सही है बुरा है मैं इसमें कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन these are films which are finding the approval of the people, and the line of least resistance for every producer is चलो यार जो बिकता है वो बनाओ। अब आज ये बिक रहा है आर्मी पे, सही है बुरा है जो है, आप कंसल्टेंट रखते हो नहीं रखते हो वो बात नहीं है। देखिए ये बात गोविंद निहलानी के जमाने से है। गोविंद ने विजेता नाम की फिल्म बनाई ऑन द इंडियन एयरफोर्स, हालांकि बड़ी बकवास फिल्म बनी थी, और मैंने गोविंद को कहा कि यार तुम्हारे जो अर्ली करियर में बहुत बड़ा डब्बा है ये, बाकी का करियर भी कुछ ठीक ठाक ही चला, लेकिन उनके जो पहले 5 फिल्म थे वो लाइक फैंटास्टिक, आक्रोश और आघात और ये सब। एनीवे खैर वो तो गोविंद की बात हो गई। तो मुझे ये लगता है कि दिस इज इन द गाइज ऑफ गिविंग द पीपल व्हाट दे वांट, और कुछ फर्क नहीं है। आप शाहरुख खान अगर वॉर किसी और की है, शाहरुख खान अगर जवान बनाता है, पठान बनाता है, तो इज दैट कॉमिक बुक एंड दिस इज रियल बिकॉज इट इज सपोज्ड टू बी बेस्ड ऑन रियल? मुझे नहीं मालूम। मुझे ये लगता है ये भी जो बना रहे हैं ये कॉमिक बुक है बिकॉज एट सम पॉइंट दे आर टेकिंग लिबर्टीज विद द ओरिजिनल मटेरियल। डॉक्यूमेंट्री तो बना नहीं रहे हैं, फिक्शन फिल्म बना रहे हैं, तो दे आर टेकिंग लिबर्टीज। और हमने बहुत बार देखा है कि ऐसी जब फिल्में बनती हैं आर्मी बैकग्राउंड, या तो बायोग्राफिकल्स विद आर्मी बैकग्राउंड, जैसे कि जो विक्रम बत्रा पे शेरशाह फिल्म बनी थी, उसमें मुझे क्या लगता है कि कंट्रोवर्सीज भी हुई है, आर्मी ने खुद ऑब्जेक्शन लिया है, लोगों ने खुद ऑब्जेक्शन लिया है। तो मैं तो इनको एक तरीके से कॉमिक बुक फिल्म्स मानता हूँ। दे आर नॉट रिफ्लेक्ट, अभी कोई उसको रियली एक्सेप्ट करता है जस्ट बिकॉज उसका बैकग्राउंड रियल है, तो दैट इज द रिस्क। बट मुझे ये लगता है ये जितनी भी फिल्में बनती हैं ये गॉट अ कॉमिक बुक लुक फॉर इट। और फाइनली मुझे ये लगता है द सैल्वेशन ऑफ इंडियन सिनेमा विल लाई विद द फिल्म ऑफ स्वदेश, लगे रहो मुन्ना भाई। हालांकि मैं कंप्लीटली इनको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्वदेश है, लगे रहो मुन्ना भाई है, रंग दे बसंती है, मुल्क है, उसमें आप एक्सेप्ट करो नहीं करो, बट देयर इज अ सर्टेन मैसेज विच इज गोइंग। अभी बॉर्डर, गाजी अटैक या उरी में कोई मैसेज नहीं जा रहा है, उसमें यही जो
जो अजय ने कहा कि आप बोल रहे हो कि भाई इतना ग्रेट है, ये झंडा गाड़ दिया, तो तब ब्रिटिश थे, अभी पाकिस्तान है, बिकॉज दैट इज द नियरेस्ट एंड अ गुड टारगेट। चाइना के साथ तो आप ज्यादा देर पंगे नहीं ले सकते, आपको यूएस के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ ले सकते हो। और फिलहाल तो even the Pakistanis are admitting that it was a huge mistake to get into this kind of a situation. तो खैर वो तो पॉलिटिक्स की बात अलग है, लेकिन जहाँ तक सिनेमा की बात है, मुझे लगता है कि ये जो 3-4 फिल्में हैं, मुल्क है, इवन आर्टिकल 15 में बोलूं, स्वदेश है, न्यूटन है, लगे रहो मुन्ना भाई है, रंग दे बसंती है, ये सारी जो फिल्में हैं विल बी द सैल्वेशन। जस्ट लाइक हम लोग अगर 50s में जाके देखेंगे तो शांताराम, राज कपूर, इनका सिनेमा जो प्रबल रहा और उसकी चर्चा आज भी करते हैं हम लोग। बाकी की कुछ फिल्मों की आप बोलिए ना, 2002 में भगत सिंह बनी, उधम सिंह बनी, कोई चर्चा करता है उसका? कोई नहीं करता। वी ओनली टॉक अबाउट द रियल हाइलाइट्स ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है जी देयर इज होप in whatever wilderness we see all around us. जी, अमिताभ जी। बहुत अच्छी बात आपने कही जी, बहुत शुक्रिया। आपने जहां खत्म किया, मैं हितेंद्र जी के पास वही सूत्र लेकर के चलता हूं, जो आपने कहा कि देयर इज होप। हितेंद्र जी, क्या आपको ये उम्मीद नजर आती है, जो जिस तरह का हमारा सिनेमा बन रहा है और जिस तरह के सिनेमा के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ सभी साथियों ने जिस तरह के सिनेमा के उदाहरण के सहित जो चर्चाएं की हैं, जो बातें की हैं, जो अपने तथ्य रखे हैं, अपने विश्लेषण रखे हैं, क्या आपको लगता है कि ये इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जो शायद सिनेमा बनाने वालों को और दर्शकों को भी ध्यान देने की जरूरत है? जैसे जो बात अभी यहाँ अजय जी ने कही कि एक तरीके का मिलिट्री नेशनलिज्म जो है वो हम पर थोपा जा रहा है, हमें ऐसे ही नायक दिखाए जा रहे हैं जो कि दरअसल लड़ने मरने, घर में घुसकर मारने की बातें कर रहे हैं। और भले ही 65 के युद्ध की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 65 के युद्ध में भी हम जो है जब फिल्म बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जुमला ले आते हैं, जो जुमला हमको लगता है आज की जो हमारी जनरेशन है उसको अपील करेगा, उसको कैच करेगा, तो वो हम जबरदस्ती उसके नैरेटिव में वो बात डाल देते हैं, भले ही वो उस समय का एक पॉपुलर नैरेटिव का हिस्सा ना रहा हो। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जो एक हाइपर नेशनलिज्म हमारे ऊपर सिनेमा के जरिए प्रत्यारोपित किया जा रहा है, क्या ये आपको लगता है कि वास्तविकता में हमको ज्यादा बेहतर राष्ट्रभक्त या देशभक्त बनाने की तरफ ले रहा है, या जो राष्ट्र निर्माण की बात जो स्वदेश जैसी फिल्मों के जरिए आती है, वो थोड़ा सा कहना चाहिए कि बहुत शांत तरीके से आपको बताते हैं कि हाँ, किस तरीके से आपको अपने समाज में अपनी एक सकारात्मक भूमिका देखते हुए आपको लोगों के बीच में जाकर काम करना चाहिए। जो बात तो एक थोड़ा गांधीयन अप्रोच है कि आप जैसे यहाँ पर लगे रहो मुन्ना भाई का जिक्र आया, तो लगे रहो मुन्ना भाई में अंततः वो जो बात कभी संजीत जी कह रहे थे, आखिरकार उस एक जो कि गुंडा है, वो उस गुंडे का हृदय परिवर्तन दिखाया जाता है। और अंततः गांधी का तो सूत्र यही था कि वो व्यक्ति के परिवर्तन की बात करते थे। तो जो व्यक्ति का परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वो सिनेमा आज हमको दिख नहीं रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नमस्कार। तीनों वक्ताओं ने बहुत ही सूत्र रूप में वो सारी बातें कह दी हैं जो कही जानी चाहिए। जैसे वतन, मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करूंगा कि आज वो जमाना आ गया है कि शिक्षक जो है वो देश प्रेमी नहीं हो सकता, देश प्रेमी सैनिक ही हो सकता, फौजी ही हो सकता है। अब फौजी रूप में अगर राष्ट्र प्रेम ना दिखे तो फिर उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। सौम्या जी ने जहां से बात शुरू की थी, वो वतन और देश का एक मामला बनता है। देखिए, हम लोगों ने वतन को देश के हवाले कर दिया है और देश को सरकार के हवाले कर दिया है। तो हमारी फिल्मों की जो सांस्कृतिक स्मृति है उसमें वतन को एक रूप में लिया गया है। काबुलीवाला का वो गाना याद करिए, ए मेरे प्यारे वतन। तो ये ध्यान देने वाली बात ये है कि काबुलीवाला जिस वतन की बात कर रहा है वो लेकिन बाहर का कोई वतन है, और भारतीय फिल्म प्रेमी उसको अपने साथ स्वीकार कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हिंदी फिल्म का पात्र जो है सिर्फ और सिर्फ इस भारत, इस भूमि के बारे में ही बात कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि हमारा स्खलन हुआ है। हमारा जो देश है, हमारी जो फिल्में हैं उसमें एक बोध का विपर्य हुआ है, एक थोड़ा सा घटाव हुआ है। मतलब उसमें
तो कमी आई है। ये बात मुझे सबसे पहले कहनी पड़ेगी कि हम लोगों ने एक सोच के स्तर पर समाज में जो खोया है, खोएपन को या उसके खोने की प्रक्रिया को हम सिनेमा के पर्दे पर भी देख सकते हैं। कोटनीस की अमर कहानी जो है वो एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जो चीन में जाकर के वहां सेवा करता है और उसको हम लोगों ने पसंद किया था। तो ये जो प्रेम है और ये जो सेवा है और ये जो मानव प्रेम है, उसके साथ देश प्रेम जो है वो जुड़ता है। जरूरी नहीं है कि वो ये जो हमारा देश है उसके साथ ही जोड़ करके देखा जाए। मुझे अच्छा लगा कि संजीत जी ने उस गाने का जिक्र किया जिसका जिक्र आपने भी शुरू में किया था कि दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा। वो लेकिन कोई देशभक्ति फिल्म नहीं है, उसमें वो गाना जो है वो ठूसा हुआ गाना है, लेकिन उस ठूसे हुए गाने में उस समय की जो चाह है लोगों की वो पूरी हो रही है, इसलिए वो जो है एक आइकॉनिक फिल्म बन गई और गाना जो है उसका हिस्सा बन गया। तो दरअसल हमारा समय अगर बदलता है तो उसके साथ राष्ट्र प्रेम की छवियां भी बदल जाती हैं, और इसमें जो राष्ट्र प्रेम है और देश प्रेम, ये जो देशभक्ति है और देश प्रेम है, इसमें भी मैं थोड़ा अंतर करता हूँ। देश क्या है, भारत माता क्या है, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था वो मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि ये जो भारत माता है ये तो भारत के लोग हैं। ये जो भारत माता है ये भारत के लोग है, ये कोई देवी नहीं है दुर्गा माई की तरह जिसकी की हम लोग को पूजा करनी चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। लोगों के साथ जुड़ना यही देश प्रेम है। तो ये जो देश प्रेम वाला मामला है इसमें बड़ी सुंदर व्याख्या की उन्होंने, संजीत जी ने, जो 4-5 फेजेस में बांटा। तो मैं उसमें सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा कि एक ही व्यक्ति में भी स्खलन होता है। एक ही व्यक्ति में पहले वो एक तरह की फिल्म बनाता था, बाद में दूसरे तरह की फिल्म बनाता है। जैसे उन्होंने मनोज कुमार का जिक्र किया, तो मनोज कुमार ने शुरुआत की थी शहीद से, और उसका जो देश प्रेम है वो दूसरे तरह का प्रेम है, और वो जो है करते 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 क्रांति में चले जाते हैं। और जो क्रांति में देश प्रेम है और जो शहीद में देश प्रेम है उसमें लेकिन थोड़ा अंतर है। आप ध्यान दीजिएगा, सोफिस्टिकेटेड लेवल पे ध्यान दीजिएगा कि हर फिल्मकार जो है वो एक जगह शुरू करता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो बिकाऊ है उसमें जब जाता है तो बहुत नीचे जा चुका होता है। तो ये चीज जो है हम लोगों को देखनी चाहिए, और समय में लोगों के द्वारा जिस तरह की फिल्मों को स्वीकार करने की प्रवणता होती है उसको सबसे पहले रेखांकित किया जाना चाहिए। आपको मनमोहन देसाई की फिल्म याद होगी, हाँ, मनमोहन देसाई की वो फिल्म याद होगी ना जिसमें कि वो जो है लॉर्ड कर्जन और क्या कहते हैं वो जनरल डायर एक ही साथ बैठे हुए होते हैं और पब्लिक तालियां बजा रही होती है। वो जो कुली फिल्म थी संभवतः, कुली या मर्द मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, तो उसमें जो अंग्रेज है वो सब एक अंग्रेज बन जाते हैं, उसमें इतिहास वगैरह सब इधर उधर हो जाता है। तो इस तरह की जो व्याख्या की गई है उसमें अंततः जो है घर में घुस के मारेंगे यही उसकी परिणति हो सकती है। ये तो मुझे एक बात कहनी है और इसकी व्याख्या भी करना जरूरी है। ये जो आया है हमारे यहाँ, ये जो घर में घुस के मारेगा भाव, ये चलो हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा से कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। और मुझे ये लगता, हेलो, सुन पा रहे हैं मेरी बात? हाँ जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। ये जो नेशन बिल्डिंग की जो बात की संजीत जी ने, उस दौर में बहुत अच्छी फिल्में बनी थी और वो एक पॉजिटिव साइड है हमारे देश प्रेम के विस्तार को समझने के लिए। उसमें जो पात्र होते हैं वो सामाजिक सुधार, समाज का एक तरह से पुनर्निर्माण एक खास तरीके से करते हुए देश की सेवा ही की बात तो कर रहे हैं। लेकिन उसमें दिक्कत यहाँ आ गई कि ये सभी लोग जो हैं वो स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर मुझे थोड़ी आपत्ति है, क्योंकि मनोज कुमार सब कुछ बनाते बनाते जो है अंत में वो ये जो इंदिरा गांधी
में के प्रति जो समर्पण कर देते हैं, वो रोटी कपड़ा और मकान में, जिसमें कि इंदिरा गांधी को लगभग महात्मा गांधी की तरह इंस्पायरिंग बना के पेश करना, कि वहां का जो स्मगलर है वो जो है वो इंदिरा गांधी की स्पीच, वो भी इमरजेंसी के समय की जो स्पीच है लगभग, उस समय की स्पीच को सुन के इतना प्रभावित हो जाता है कि वो अपना सब कुछ को देश याद आ जाता है। तो ये जो राज्य के सामने समर्पण वाला जो भाव है, ये लेकिन उसी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के भीतर से कैसे निकल करके आया, ये भी देखना पड़ेगा। इसी की अगली कड़ी है कि जब हम ग्लोबलाइजेशन में घुसते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के घुसते ही जो है हम लोगों का जो रोमांस था वो भी बदल जाता है। दिलीप कुमार का रोमांस और शाहरुख खान का रोमांस एक नहीं है। राज कपूर का राजू और राजू बन गया जेंटलमैन जो है, वो दोनों एक नहीं है। नाम भले ही एक हो, लेकिन ये दुनिया जो बदली है, एक है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, एक है राष्ट्र निर्माण के उस संकल्प के दौरान, और उसके बाद जो बिखराव आया है उस 80s वाला, उसको मैं छोड़ देता हूं। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन का जो समय है, ये न्यू मिडिल क्लास के बनने का समय है, ये अर्बन है, और इसमें जो है एग्रेशन है। ये जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है, उसके साथ अगर जोड़ के देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि प्रेम का भी उतना ही व्यवसायीकरण हुआ है जितना कि देशभक्ति का। आज देशभक्ति जो है, वो देशभक्ति बिकाऊ होनी चाहिए और लुभाऊ होनी चाहिए। ये जो जवान वगैरह फिल्में बना रहे हैं, ये जो क्या कहता है, एक था टाइगर, ये सब फिल्में भी जो है वो उतनी ही बकवास हैं जितनी कि कंगना रनौत की ये सब जो फिल्में हैं ना, वो सब जो एग्रेसिव नेशनलिज्म की। तो ये चीजें, इन चीजों का ट्रेंड जो है वो एक दूसरे से मिला हुआ है, इसलिए घर में घुस के मारेंगे, ये जो है ये उसी की स्वाभाविक परिणति है ऐतिहासिक प्रोसेस में। और सिनेमा को इसके लिए दोष देना ठीक है। समाज में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो आई डोंट सी एनी होप। समाज में परिवर्तन होना अनिवार्य है, अन्यथा आप फिल्मों को दोष मत दें। तालियां बजा रहे हैं क्रिटिक इसलिए भी क्योंकि हमारे दर्शक भी उसके साथ तालियां बजा रहे हैं। तो दर्शकों से ये जो क्रिटिक की जो दूरी है, इसको समझ लेने पर लगता है कि समाज ही गड़बड़ दिशा में जा रहा है। तो बेचारे फिल्म बनाने वालों को कितना दोष दिया जाए। उनसे अपेक्षाएं की जा सकती है कि बीच बीच में थोड़ा बहुत हम लोगों को समझें और हमारी चिंताओं को समझें, लेकिन अब ये ऐसा ही दौर चलने वाला है अगर हमारा समाज सचेत नहीं हुआ तो। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही है, बिल्कुल वही सूत्र लेकर मैं सौम्य जी के पास चलता हूँ। हम अपने कार्यक्रम के अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बहुत संक्षेप में छोटी-छोटी टिप्पणी आप सबसे चाहूंगा। सौम्य जी, एक तो आपसे निवेदन है कि आप अपना हेडरूम ठीक कर लीजिए। हेडरूम आपका बहुत ज्यादा है। हाँ, हमारे पीसीआर से लगातार आपके लिए संदेश आ सॉरी। जी। परेड करते आराम की मुद्रा भी चली गई। ठीक है। तो ये जो बात हितेंद्र जी कह रहे थे, दरअसल वहाँ बहुत सारी चीजें उन्होंने जो कही है, ये बात तो ठीक है कि समाज जब तक नहीं बदलेगा तब तक जो है वो सिनेमा पर दोष डालना ठीक नहीं। लेकिन सिनेमा और समाज का जो अंतर संबंध है, जिसके बारे में हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं, जो हमारे कार्यक्रम की एक तरीके से देखा जाए तो मूल आधार है कि भाई सिनेमा जो है समाज को कैसे प्रभावित करता है। तो ऐसे में समाज सिनेमा को प्रभावित करेगा या सिनेमा समाज को प्रभावित करेगा, ये एक सवाल तो है ही। साथ में क्या आपको लगता है कि जो हम नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं लगातार, जो जिसका जिक्र आपने भी किया, स्वदेश का नाम लेकर के, या अगर हम 50s में चले जाएं तो जो सिनेमा था, चाहे वो एक तरीके से बिमल राय का सिनेमा, चाहे सुजाता जैसी फिल्में ले लीजिए आप, जो एक अलग तरह से नेशनल बिल्डिंग करती हैं, या यश चोपड़ा की फिल्म धूल का फूल, जिसका की गाना बहुत अच्छा, आज भी बहुत कहना चाहिए प्रासंगिक है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद बनेगा। ये जो गाना है, जी, इस तरह के गानों की आज जरूरत है, लेकिन आज वो चीजें आपको दिख नहीं रही है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, दो चीजें हैं अमिताभ जी। एक जो हितेंद्र जी ने बात कही, उसी को आगे लेके जाते हुए, ये आई थिंक सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है, जो हमारे दर्शक भी हैं, कि फिल्में क्या लोगों के लिए बन रही हैं या मार्केट के लिए बन रही हैं। पैसा फिल्में बनवा रहा है और जहां से पैसा आएगा वो उस हिसाब से फिल्में बन रही हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और वो मार्केट रियलिटीज इस कदर टाइट हैं कि आप एक फॉर्मुलाइक फिल्में बना रहे हैं जहां शायद इन कॉन्वर्सेशंस की जगह नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं पैसे बनाएंगी या नहीं। और अगर आप बनाने की कोशिश भी करते हैं कोई फिल्में, तो वो चलने नहीं दी जाती हैं, वो आती नहीं है। तो फिर वही कॉन्वर्सेशन आता है कि सिनेमा बनाने वाले लोगों के लिए हम जो दर्शक हैं,
कितना आसान कर रहे हैं उनके लिए वो फिल्में बनाना जो हम देखना चाहते हैं। और उसमें एज व्यूअर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम क्यों नहीं लड़ झगड़ के अफवाह की स्क्रीनिंग्स करवाते हैं? हम क्यों नहीं ये कहते हैं कि फिल्म फेस्टिवल्स के दायरों से निकल के वो फिल्में 100 रुपए के टिकट्स में भी मल्टीप्लेक्सेस में आए, जहां हम और हम जो अब मिडिल क्लास के पास तो ड्राइवर्स होते हैं, हम 7 फिल्में देखें। सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो चुके हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटर जहां 50 रुपए की 25 रुपए की टिकट खरीद के बैठकर एक फिल्म अपनी कहानी देख सकते थे, जब वो थिएटर ही बंद हो गए तो वो कहानियां क्यों दर्शाएगा कोई? तो ये जो एक इकोनॉमिक रियलिटी है उसको डेंट कहाँ से किया जाए? जो फिल्में इन कहानियों को दर्शाती हैं वो फिल्म फेस्टिवल्स में ही रह जाती हैं, वो ओटीटी तक नहीं पहुंच पाती। ओटीटी पे भी आती हैं तो बहुत मतलब मुट्ठी भर लोग उन्हें देखते हैं। एंड देयर इज एन एलिटिज्म इन फिल्म। फिल्म वाज सपोज टू बी द मोस्ट डेमोक्रेटिक मीडियम, लेकिन उसमें भी अब क्लास का एलिटिज्म आ चुका है एंड उसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो शायद अब वक्त है कि फिल्म मेकर्स से रिक्वेस्ट करी जा सकती है कि आप वो फिल्में बनाइए जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कितना आसान करें कि वो फिल्में बना पाएं। एज व्यूअर्स, जी एज क्रिटिक्स, एज अ ब्रॉड बेस्ड फिल्म फ्रेटर्निटी कहाँ दिखा सकते हैं वो बिल्कुल फिल्में? अगर तकनीक चेंज हो गई है, अगर आपको उतना पैराफेनेलिया नहीं चाहिए अब फिल्में बनाने के लिए, आईफोन पे फिल्में बन सकती हैं। क्यों नहीं घर घर में फेस्टिवल्स हो रहे हैं? क्यों नहीं क्राउड फंडिंग हो रही है फिल्मों के लिए, जहां वो बना पाए वो फिल्में? तो ये सारी चीजों के लिए शायद हम लोगों को, जो क्रिटिक्स हैं, जो वहां तालियां बजा रहे हैं, शायद हम लोग सब मिलके सोचें कि आसान करें उन लोगों के लिए वो फिल्में बनाना जो हम देखना चाहते हैं। तो ये बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, मुझे लगता है कि हम सब बहुत कंपार्टमेंटलाइज होकर ये कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम सब बैठे हैं जो जो एक तरह से बहुत पैशनेट है सिनेमा के बारे में। शायद इसी कॉन्वर्जेशन में अब यहाँ से हम सबको उठ के जाना होगा फिल्म मेकर्स के पास और समझना होगा कि अगर वो भी यही सोच रखते हैं तो कहाँ अटक रहे हैं, वो क्या है जहां ये ब्रिज करे जा सकते हैं गैप्स, जिससे कि वो फिल्में बने। क्योंकि कोई तो रीजन होगा ना कि वो फिल्में नहीं बन रही हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो वहां भी जागरूकता बिल्कुल ही नहीं है। कमर्शियल रियलिटीज होंगी, अपनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, लोग नहीं मिलते होंगे, जो भी रीजंस हैं, कहाँ कहाँ वो प्लग कर सकते हैं हम गैप्स। क्योंकि मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री भी आज बहुत आइसोलेशंस में चल रही है। जो आइसोलेशंस को ब्रेक करना भी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि हम अपने आप क्या कर सकते हैं वो भी सोचना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन ऑफ फिल्म नीड्स टू कम फ्रॉम कॉन्वर्जेशंस दैट मैटर। अगर आप ध्यान से संजय रजौरा, वरुण ग्रोवर, स्नेहा खनवलकर, अतुल कुलकर्णी, शीभा चड्ढा ये क्या शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे, क्या बोल रहे हैं ये आर्टिस्ट स्टैंड अप कॉमेडी स्पेसेस में, इंटरव्यूज में, बहुत डीपली पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस होते हैं इनके, आर्ट में, म्यूजिक में, पर्सनालिटी में, जेंडर पे। वहां से आती हैं कहानियां, वहां से आते हैं नोशंस ऑफ नेशनलिज्म, वहां से आती हैं वो चीजें जो कल्चर को शेप करती हैं। वो फिल्में बनानी होंगी। वो फिल्में नहीं जो सारी एक जो मार्केटिंग की एक चेकलिस्ट होती है कि अच्छा हीरो आ गया, हीरोइन ने एक आइटम सॉन्ग कर दिया, एक हुक स्टेप है या नहीं है। अगर फिल्में वैसे बनेंगी तो फिल्में हमें ऐसी ही दिखेंगी जैसी हम देख रहे हैं, और वहां पे जी सारी टिक मार्क्स हो जाएंगे, वो फिल्म पैसे बना लेगी, लेकिन वो फिल्म नहीं होगी, फिर वो कुछ और ही होगा। लेकिन बिल्कुल अगर आपने जो फिल्म बात कही बनानी है। है जी जी तो कहीं और से जी दिखनी होगी। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही है उसी उसी पर आज की बातचीत को खत्म करते हैं, क्योंकि बात जो है दरअसल यहाँ पर सिनेमा और जो उसको देखने वाले हैं उनके अंतर संबंधों का मसला सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं संजीत जी? मैं भी बस कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक ही लाइन कहूंगा, विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट सौम्या हैज सेड, एंड दैट इज एवरी सोसाइटी गेट्स द सिनेमा इट डिजर्व्स। सो करेक्ट, आप ठीक है। आपने डिक्टेट किया है कि इस तरह का सिनेमा चाहिए, उसी तरह का सिनेमा आपको मिलेगा और मिल रहा है। तो और ये बिल्कुल ठीक। फाइनल बात कि जैसे यूट्यूब पे सबसे डेमोक्रेटिक चैनल है, बट वहां भी पे पर व्यू है। अगर आप वहां देखेंगे तो
इवन सिनेमा संवाद का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम अशोक कुमार की, धर्मेंद्र की, इसकी बात करते हैं तो इमीडिएटली व्यूज बढ़ जाते हैं, और जब हम ऐसी सब दूसरी चर्चा करते हैं तो इतना व्यूज राष्ट्रभक्ति की आता बात है। करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अजय जी, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कहना चाहते हैं अजय जी? मैं यही कह रहा था कि सौम्या जी की विश संक्षेप में, लिस्ट हाँ। से, हाँ सौम्या जी की विश लिस्ट से हम सभी की सहमति है, लेकिन सच्चाई बहुत कठोर और क्रूर है। बिल्कुल अभी जो ताजा फिल्म रिलीज हुई है उसका एक उदाहरण दूं मैं, ये कैशबैक पर चल रही है, आपको शायद पता हो, सिर्फ 25 रुपए में सिनेमा का टिकट मिल रहा है। तो सारा खेल जो चल रहा है ना, उसको बगैर समझे ये विश लिस्ट बनाना अपनी जगह ठंडा पड़ जाता है। खेल ये चल रहा है कि हमें कुछ सेलिब्रिटी पैदा करना है जिसके जरिए बिजनेस करना है। वीर पहाड़िया नाम का एक नया लड़का आया है जो अनंत अंबानी का दोस्त है, उसने उसके लिए फिल्म बनाई है। जियो सिनेमा इस फिल्म को इंडोर्स कर रहा है। जियो सिनेमा आपको कैशबैक दे रहा है। आप 300 रुपए के टिकट खरीदिए, 250 रुपए आपको कैशबैक मिल जाएगा। नेक्सस है ये, हाँ, पूरा एक तो ये नेक्सस पूरे है। नेक्सस में आपका विश लिस्ट तो धरा का धरा रह जाएगा ना। बिल्कुल, वही तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल, नई ये बहुत विश इंपॉर्टेंट लिस्ट बात है। बनानी हितेंद्र जी, पड़ेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? हितेंद्र जी? बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी बातचीत हुई, और वो अजय जी ने हम लोगों को सावधान किया। मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलजुल करके ना, ये जो लोगों की रुचि परिवर्तन की तरफ सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। ये साहित्य बिल्कुल। के मामले में यही संकट है, ये फिल्म पर भी यही बिल्कुल, संकट है, और कन्वर्सेशन में भी ये दिक्कत देखिए, हो रही है। ये लंबी बिल्कुल, ये लड़ाई आपने है, बात कही है, सही, लंबी करते लड़ाई चलना है। है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लंबी लड़ाई है, और अभी सिनेमा संवाद के जरिए हमारी कोशिश यही है कि इस लड़ाई को, इसको जारी रखा जाए कि कैसे हम दर्शकों की रुचियों में थोड़ा सा बदलाव ला सकें, या कैसे उनको एक अच्छे सिनेमा की तरफ प्रेरित कर सकें, जो दरअसल पॉपुलर सिनेमा ही नहीं है, या जो जो कहना चाहिए जिसको, जो कमाऊ सिनेमा ही नहीं, बल्कि जिसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता भी है, जो आपके जीवन को, आपके जीवन मूल्यों को प्रभावित करती है और आपको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बेहतर इंसान बनाती है। संजीत जी ने जो बात कही वो बात बिल्कुल अपनी जगह, वो भी कड़ू सत्य है कि आप जब पर्सनैलिटीज के बारे में बात करते हैं तो आपको ज्यादा लोग देखते हैं, लेकिन जब आप ऐसे विषयों पर बात करते हैं जहाँ की गंभीरता है, जहाँ दार्शनिकता है, यहाँ जहाँ विश्लेषण की ज्यादा वो व्यवस्था रहती है, वहां पर लोगों की दिलचस्पी शायद थोड़ी कम आती है। लेकिन हम अपेक्षा यही करते हैं अपने दर्शकों से कि वो जो है वो सिनेमा और समाज के इस अंतर संबंध को समझेंगे, और ये समझेंगे कि कैसे एक अच्छा सिनेमा एक अच्छे समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो उसको समझते हुए जब आप इन चर्चाओं में हिस्सा लेंगे, तब आपको जाहिर बात है इसका एक नया, एक कहना चाहिए रूप दिखाई देगा और फायदा दिखाई देगा। बहरहाल, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और दर्शकों का भी धन्यवाद कि उन्होंने बहुत सब्र के साथ इसको देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते।